बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं जनरल बाजवा की लेगेसी और आखिर में चलकर उसको कंपेयर करेंगे जनरल राइल की लेगेसी के साथ। जनरल बाजवा अपने पूरे के पूरे 6 साल के टेन्योर में क्या देकर जा रहा है पाकिस्तान में, और जनरल राइल शरीफ ने 3 साल के टेन्योर में क्या देकर गया था पाकिस्तान को। जनरल राइल को किस तरह का पाकिस्तान मिला था और जनरल बाजवा को किस तरह का पाकिस्तान मिला था, और दोनों ने आखिर में क्या छोड़कर जा रहे हैं। आइए ये तमाम तर चीजें इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज आते हैं 2016 की एंड में जाकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी, नवंबर के टाइम के ऊपर दी गई थी। नवंबर के टाइम के ऊपर उसे आर्मी चीफ बनाया गया और फिर ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये बड़ा काबिल आर्मी चीफ है, ये कर देगा, वो कर देगा। उस टाइम का सिनेरियो में आपको वाजे करता चलूं, उस टाइम पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म लॉन्च किया हुआ था 2014 में। उसके बाद सारा का सारा काम था रिकंस्ट्रक्शन का, जो कि पूरे के पूरे वजीरिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करना था। वो काम बचा था, बाकी सारे के सारे मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह पूरे हो चुके थे। बाकी एक खैबर का रीजन था, थोड़ा बहुत बचता था, उसको साफ करने के लिए ऑपरेशन खैबर भी लॉन्च कर दिया गया था। 2015 के एंड में जाकर वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, क्योंकि सारे के सारे टेररिस्ट वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहे थे और वहां पर उनको नॉकआउट करके वहां से भी बाहर भगा दिया गया था। तो उसके बाद सारा का सारा काम बचा था रिकंस्ट्रक्शन का। रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही स्लो तरीके से हुआ और अल्टीमेटली वो काम कभी कंप्लीट भी नहीं हो सका। जो वजीरिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन होनी थी, जो जनरल राइल शरीफ ने शुरू करवाई थी, जो बलोचिस्तान की सड़कें बनवाना जनरल राइल ने शुरू करवाई थी, वो सारी की सारी रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन सब कुछ मतलब है ना वहीं का वहीं ठप हो गया जनरल बाजवा के आने के बाद। इसके बाद 2016 के बाद जनरल बाजवा की कमांड में आ गई फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन ने पूरा का पूरा प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही बंद कर दिया। फौजी फाउंडेशन फर्स्ट टाइम इट्स क्रिएशन, अपनी पैदाइश के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फौजी फाउंडेशन सिविलियंस के पास चली गई और सिविलियन लोग भर्ती किए गए फौजी फाउंडेशन के अंदर। आर्मी वगैरह के लोग नहीं भर्ती किए गए और सिविलियन में भी वही लोग भर्ती किए गए जो जनरल बाजवा के दाएं बाएं थे, जनरल बाजवा के रिलेटिव्स थे, और उन लोगों ने रज के करप्शन करना शुरू कर दी। फौजी फाउंडेशन 2016 से लेकर 2022 तक प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकी और हर बार उसने अपने आप को नेगेटिव डिक्लेयर किया, जिसकी वजह से फौजी फाउंडेशन के अंडर में रहने वाले जितने भी वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेट के ऊपर चल रहे हैं, वो कर्जा लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, ये तमाम तर चीजें डेट के ऊपर चल रही हैं। सो इस तरह की रजकर करप्शन की। उसके बाद जो तमाम तर डीएचए कराची बनाना और डीएचए मुल्तान बनाना हो, ये तमाम तर लैंड ग्रैबिंग 100% इंक्रीज हो गई। आर्मी के अंडर में जितने भी प्रोजेक्ट थे पहले लैंड्स के या कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, वो सारे के सारे कम होते गए थे जनरल राइल के टाइम के ऊपर, बिल्कुल लिमिटेड होके गए थे। लेकिन जनरल बाजवा के आने के बाद तमाम तर प्रोजेक्ट्स और लैंड्स ऐसी ग्रैब करना शुरू कर दी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा जनरल नहीं था जिसने इस तरह की लैंड ग्रैबिंग की हो। मुल्तान बनना शुरू हो गया, कराची बनना शुरू हो गया, पेशावर बनना शुरू हो गया, ये आपके बलूचिस्तान के अंदर डीएचएस बनना शुरू हो गए, और ये सारी की सारी लैंड ग्रैबिंग जनरल बाजवा के दौर में ही हुई है। उसके बाद आते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क था जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा था, वो पूरा का पूरा ठप करवा दिया गया और उसके अंदर जितना भी काम बचा था वो सारा का सारा बंद करवा दिया गया। बल्कि एफडब्ल्यूओ को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तमाम तर ठेके दे दिए गए और कहा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कोई भी ठेका आप डिक्लेयर नहीं करेगी, सारा काम एफडब्ल्यूओ करेगा। मतलब ये भी जनरल बाजवा ने अपने अंडर लेने की कोशिश की। इसी तरह से रेकोडेक के अंदर जो गोल्ड माइंस थी, जो मिनरल्स थे बलूचिस्तान के अंदर, उनके ऊपर भी जनरल बाजवा की नजर पड़ी, वो भी सारे के सारे हड़प करना शुरू कर दिए। अपने क्रोनीज के थ्रू उल्टी सीधी कंपनियां बनवाई, उल्टी सीधी बेट्स की और सारे के सारे मिनरल्स माइंस के ऊपर ठीके वगैरह लेना जनरल बाजवा ने शुरू कर दिए। ये था जनरल बाजवा का बिजनेस प्लान जो उसने किया। उसके बाद आता है जनरल बाजवा का सियासी प्लान। जनरल बाजवा का सियासी प्लान ये था कि नवाज शरीफ मुझे भी कुछ खिलाए पिलाए तो मैं नवाज शरीफ के साथ कोऑपरेट करूंगा, और नवाज शरीफ ने घास नहीं डाली जनरल बाजवा को। उसके बाद नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के लिए जनरल बाजवा तैयार हो गया। पीटीआई के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, इमरान खान के साथ 1-2 मुलाकातें की। ये इलेक्शन 2018 से पहले की बात है, लेकिन उसमें इमरान खान ने स्पेसिफिकली यही कहा था, मुझे आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे, एक बंदा इलेक्शन बूथ के अंदर हो, एक बंदा इलेक्शन बूथ के बाहर हो, और उसके बाद जाकर मैं खुद ही इन सबसे निपट लूंगा। और अल्टीमेटली यही हुआ, फेयर इलेक्शन हुई, इमरान खान खुद ब खुद आ गया। इससे पहले भी एक और काम कर चुका था जनरल बाजवा, आसिफ जरदारी, जिसको जनरल राइल शरीफ ने यहाँ से भगा दिया था और जिसको करप्शन की चार्जेस लगाकर जनरल राइल ने कहा था कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में आने की, जिसकी वजह से आसिफ जरदारी ने जनरल राइल को कहा था कि ईट से ईट बजा देंगे तुम्हारी। फिर जनरल राइल ने ऐसा डंडा दिया कि आसिफ जरदारी भाग गया था। उस बंदे को मिन्नतें तरले करके पाकिस्तान में वापस लेकर आया और आसिफ जरदारी के साथ मिलकर वीट की स्मगलिंग, राइस की स्मगलिंग, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उन तमाम तर प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग करना शुरू कर दी बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर स्मगलिंग का नेटवर्क फैलाने, उसे बढ़ाने में भी जनरल बाजवा का बड़ा हाथ है। जो बाढ़ 20% कंप्लीट हो चुकी थी जनरल राइल के दौर में, वो जनरल बाजवा के 6 साल के टेन्योर के अंदर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। आप देखेंगे केपीके के अंदर भी आधी बाढ़ लगी हुई है, आधी बाढ़ नहीं लगी हुई। बॉर्डर फेंसिंग की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से आप बलूचिस्तान के अंदर देखेंगे, बलूचिस्तान की भी आधी बाढ़ लगी हुई है, आधी बाढ़ लगी ही नहीं हुई है। जो फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट करने थे 800 के करीब, वो फोर्ट्स भी अभी तक पूरे के पूरे कंस्ट्रक्ट नहीं किए गए और बजट सारा का सारा ले लिया गया इन तमाम तर मामलों के ऊपर, लेकिन फिर भी वहां पर रिजल्ट डिलीवर नहीं हुआ। इसी तरह से आप आ जाए कि बजट के हवाले से हर बार अपना बजट
5% 6% आर्मी बढ़ाती गई जनरल बाजवा के टाइम के ऊपर, और उसके बाद डिक्लेयर करती गई कि हमारे पास पैसे नहीं है। सब्सटेंशियल बजट लिए गए, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग बजट लिए गए, वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए अलग बजट लिए गए, लेकिन उनके तमाम तर ऑर्डर रिपोर्ट्स, उनकी फाइल्स वगैरह कभी भी सबमिट नहीं कराई गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू। इसी तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ तो अल्टीमेटली पनामा का शिकार बन गया, और उसके बाद इमरान खान की इलेक्शन 2018 को इस तरह से मैनेज किया गया कि एक हंग पार्लियामेंट आ जाए, जिसके बाद सारा का सारा ताकत जनरल बाजवा के पास आ गया। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 3.5 साल तक ब्लैकमेल करना, उसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करना, उसके बाद एक ऐसी क्रोनीज हुकूमत को आकर बिठा देना जिसके अंदर कोई लेजिटिमेसी नहीं हो, जिसके बाद पूरे के पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, जो पाकिस्तान की पूरी नेशन जिसके ऊपर मुत्तफिक थी कि हमने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को, उस पूरी की पूरी थिंकिंग को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो जनरल बाजवा ने। पूरे पाकिस्तान का कंसेंसस था कि हमें करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, हमने वो तमाम तर करप्ट एलिमेंट सोसाइटी से निकाल कर बाहर फेंक देने, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, वो सारे के सारे लोग हमने या तो जेलों में भेजने या पाकिस्तान से बाहर भगा देने। उस पूरी की पूरे पाकिस्तान के नेशनल कंसेंसस को धज्जियां उड़ा के रख दी जनरल बाजवा ने। कभी भी करप्शन फ्री पाकिस्तान के ऊपर जनरल बाजवा ने एग्री ही नहीं किया, बल्कि उल्टा सीधे काम करता रहा। कोर्ट्सों को नहीं बनने दिया, जो कोर्ट अकाउंटेबिलिटी कोर्ट बनाने के लिए कोर्ट्स ने कहा था कि 125 कोर्ट्स बना, उन्हें कभी भी बनने नहीं दिया। किसी के ऊपर करप्शन के केसेस थे, उन्हें कभी मुकम्मल तौर के ऊपर चलने नहीं दिया। कभी प्रोसिक्यूशन को धमकी दी, कभी जजों को धमकी दी, कभी गवाहों को धमकी दी। इसी तरह से कभी भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ने नहीं दिया। इसी तरह से फौज के अंदर क्या किया, जनरल बाजवा ने फौज के अंदर क्रोनीज को प्रमोट करना शुरू किया। मेरिट का सिस्टम तो मुशर्रफ के टाइम से ही फौज के अंदर तबाह हो चुका था, जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत मेरिट आने लगी थी। उसको बाद में जनरल क्यानी ने कुचल दिया, जनरल क्यानी ने भी अपने क्रोनीज प्रमोट करना शुरू कर दी। उसके बाद जनरल राइल के दौर में थोड़ी बहुत मेरिट आई थी। वजह सिर्फ ये थी कि उस टाइम के ऊपर पूरी की पूरी जंगें लड़नी थी, और जंगें लड़ने के लिए बड़े ईमानदार ऑफिसर चाहिए होते, करप्ट ऑफिसर कभी भी जंगें नहीं लड़ सकता। उसके बाद क्या हुआ, जनरल राइल का दौर आया, 6 साल के अंदर तमाम तर नालायक ऑफिसर्स को प्रमोट करके ऊपर लाया गया। इस वक्त अगर 5 में से 1 जनरल ही सिर्फ आपको ईमानदार मिलेगा, बाकी 4 के 4 करप्ट मिलेंगे आपको। सो इस तरह के लोग प्रमोट किए गए जनरल बाजवा की तरफ से, और ये है जनरल बाजवा की ओवरऑल लेगेसी। अगर आप इसको जनरल राहिल की लेगेसी के साथ कंपेयर करें तो जनरल राहिल को वो पाकिस्तान मिला था जिसके ऊपर दहशतगर्दों के आए दिन हमले होते थे। कभी कराची के अंदर हो गया, कभी पेशावर के अंदर हो गया, कभी लाहौर के अंदर हो गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी इसीलिए नहीं चल रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी। जनरल राहिल ने अपने जनरल्स को डिसाइड करने के लिए कहा कि या ये जंग लड़नी भी है या नहीं लड़नी है। अपने जनरल्स को एक डिसाइसिव बैटल लड़ने के लिए तैयार किया। नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया और पूरा का पूरा नॉर्थ वजीरिस्तान खाली करा दिया। उसके बाद ऑपरेशन खैबर लॉन्च किया, खैबर से भी सारे के सारे दहशतगर्द खाली करवा दिए। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर से जितनी भी दहशतगर्दी थी उन सबको खत्म किया। इंटरनल ऑपरेशंस लॉन्च करवाए, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर थी वो खत्म करवा दी। बलोचिस्तान की महरूमियों को देखने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाना शुरू कर दिए, वहां पर सारा काम रिकंस्ट्रक्शन का वगैरह वगैरह का सारा कुछ जनरल राहिल ने स्टार्ट करवा दिया कि बलोचिस्तान की महरूमियां दूर हो। इसी टाइम के दौरान इंडिया के अंदर एक फाशिस्ट रिजीम आ गई थी जो पाकिस्तान को धमकियां दे रही थी, हम आपसे लड़ेंगे, हम आपको मारेंगे। जनरल राहिल ने बढ़ चढ़ कर जवाब दिया इंडिया को, और इंडिया को बड़ा ठोका, और इंडिया को बहुत ज्यादा ठोका तमाम तर मामला के ऊपर। इसी तरह से जब नवाज शरीफ ने जनरल राहिल शरीफ को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और आसमा जहांगीर से फोन करवाता रहा कि हम आपके ऊपर केसेस करवाएंगे, तो आसमा जहांगीर को भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट जवाब दिया था जनरल राहिल ने। जनरल राहिल का प्लान क्या था, कराची को साफ करना। कराची के अंदर कितनी दहशतगर्दी हुआ करती थी एमक्यूएम के वजह से, लेकिन वो सारी की सारी जनरल राहिल ने साफ कर दी। वजीरिस्तान को साफ कर दिया। इसी तरह से आपके पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन करने की तैयारी थी जो कि नवाज शरीफ ने रोक दी। कच्चे के अंदर जो धाड़ेल वगैरह थे, जो सिंध के अंदर धाड़ेल होते हैं, वो सारे के सारे साफ कर दिए। सो इस तरह से पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में अमन फैलाने में जनरल राहिल का बड़ा हाथ था। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें जनरल बाजवा की लेगेसी के साथ, कोई एक जंग जो बता दे जनरल बाजवा जो उसने लड़ी हो, जो जीती हो, कोई एक ऐसी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन बता दे जो जनरल बाजवा की सक्सेसफुल रही हो। जनरल बाजवा का टोटल टेन्योर ये था कि अपने बंदे प्रमोट करने, अपने बंदों को खिलाना है और अपना पेट भरना है। इसके अलावा इस जनरल ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया। यह है जनरल बाजवा की लेगेसी। थैंक यू वेरी मच।